हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट पढ़ ली थी। आज प्रश्नावली 4 पढ़ेगी, जिसका नाम है सारणिक। सारणिक डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स सबसे पहले तो हम सारणिक की परिभाषा देखेंगे कि सारणिक किसे कहते हैं। देखो, सारणिक के लिए आपने प्रश्नावली 3 में आव्यूह पढ़े हैं और आव्यूह में भी आपने वर्ग आव्यूह पढ़े। तो ये जो सारणिक होती है ना, ये इस वर्ग आव्यूह से संबंधित होती है, केवल वर्ग आव्यूह से संबंधित होती है। मतलब प्रत्येक जो वर्ग आव्यूह होता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह उसके संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है। एक संख्या का अस्तित्व होता है जो उस वर्ग आव्यूह की सारणिक कहलाती है। सारणिक कहलाती है। मतलब जो सारणिक होती है ना, वो केवल वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या को निरूपित करती है। इसको सारणिक को इस प्रकार व्यक्त करेंगे। दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में संख्याओं को लिखिए। दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनके बीच में संख्या लिखिए। जैसे जो मैट्रिक्स होती है, एक क्रम की मैट्रिक्स, एक गुणा एक क्रम, एक क्रम की मैट्रिक्स आव्यूह क्या होगी? इसको हम ए से व्यक्त करते हैं और ये हो गई ए मैट्रिक्स, एक गुणा एक क्रम। तो इसकी जो सारणिक होगी, सारणिक, इसको क्या कैसे व्यक्त करेंगे? या तो इसको लिखेंगे सारणिक ए, सारणिक ए, या फिर इसको लिखेंगे डेट ए, डिटरमिनेंट्स ए, या फिर ये साइन होगा ए, सारणिक ए। ये मोड नहीं है, ये जो मॉडुलस है, मापांक, वो नहीं है ये है सारणिक ए। और ये क्या होगी? अवयव क्या है? ए, ये इसका एक अवयव। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो सारणिक क्या होती है? एक जो वर्ग आव्यूह होता है ना, उस वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है। यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह है, एक गुणा एक क्रम। वर्ग आव्यूह क्या होगा? जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, एक गुणा एक क्रम हो गया। तो इसमें अवयव क्या है? ए। तो ये जो सारणिक है, ये होगी। इसके यदि मान की बात करें तो इसका मान क्या होगा? ए। ये इसका मान है। तो ये एक संख्यात्मक मान है। तो जो सारणिक होती है वो एक संख्यात्मक मान को दर्शाती है। और किससे संबंधित होती है? वो मैट्रिक्स से संबंधित होती है। और जो हमारी मैट्रिक्स होती है, कैसी होती है? वो वर्ग आव्यूह की होती है। ठीक है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए वो। आव्यूह का क्रम तो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, किसी भी क्रम में आव्यूह हो सकता है। लेकिन जो सारणिक होगी, वो सारणिक केवल और केवल वर्ग आव्यूह की ही होगी। बात समझ में आ गई? तो सारणिक क्या होती है? एक वर्ग आव्यूह, कोई भी एक वर्ग आव्यूह, उस वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है। और वो जो संख्या का अस्तित्व है, वो जो संख्या है, वो उस वर्ग आव्यूह की क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। और सारणिक को ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनके बीच में इनके अवयवों को लिखते हैं। यहाँ पर जैसे एक क्रम की वर्ग आव्यूह है, तो सीधी सी बात है, एक गुणा एक क्रम होगा। तो इसके सारणिक की यदि बात करें तो इसको सारणिक ए, डिटरमिनेंट्स ए, या फिर ये सारणिक ए। ये मोड नहीं है, ये मापांक नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ये मापांक नहीं है, ये सारणिक ए। और ये इसका अवयव है, जिसका मान भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, जैसे मान लो द्वितीय क्रम का आव्यूह लेते हैं।
तो द्वितीय क्रम का अवयव का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 क्रम का है अवयव। भाई यहाँ पर वर्ग अवयव लेंगे, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। तो जैसे ए मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, ये एक वर्ग अवयव है 2 गुणा 2 क्रम का। तो इसकी जो सारणिक होगी, क्या लिखेंगे उसको? सारणिक ए या डिटरमिनेंट्स ए या सारणिक ए, इस प्रकार लिखेंगे। और इसके अवयव क्या है? ए बी सी डी। तो ऊर्ध्वाधर में ए बी सी और डी, ये ऊर्ध्वाधर में, ये सारणिक है हमारी। तो ये जो सारणिक है ये इस वर्ग अवयव से संबंधित है, इसके अवयवों से इसका एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, हम मान कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे इसको। अब इन सारणिकों का मान कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्रम की है, एक क्रम की सारणिक, तो ये जो एक क्रम की सारणिक है वो कैसे वर्ग अवयव में होगी? जिसका क्रम 1 गुणा 1 होगा, ये क्रम होगा ना वर्ग अवयव का। तो जैसे a बराबर, ये एक सारणी, ये एक मैट्रिक्स है 1 गुणा 1 क्रम की, तो इसकी जो सारणिक a होगी, सारणिक a वो क्या होगी? ऊर्ध्वाधर 5। और अगर इसके मान की बात करें तो इसका मान कितना आ जाएगा? ये 5। ये इस सारणी का मान है 1 गुणा 1 क्रम की। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है और इसका क्रम वही 1 है और इसके अवयव की संख्या -7, ये है 1 गुणा 1 क्रम का मैट्रिक्स है। तो इसका जो सारणिक बनेगा वो होगा -7 और इसका मान कितना आ जाएगा? -7। ये मापांक नहीं था, ये कि इसको प्लस का कर दे। बात समझ में आ गई ना? इसके संगत क्या है? ये सारणिक है। तो जो सारणिक होती है वो केवल वर्ग अवयव से बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे द्वितीय क्रम की ले, द्वितीय क्रम की सारणिक ले, द्वितीय क्रम की सारणिक, तो पहले तो क्या करेंगे? 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव, तो अवयव दिया हुआ है a11 a12 a21 a22, ये एक मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 क्रम का हो गया वर्ग अवयव। ठीक है, इसके संगत यदि सारणिक की बात करें तो सारणिक a बराबर होगा a11 a12 a21 a22, ये हो। और सारणिक इस संकेत से इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब जब इसका मान निकालेंगे तो इसके जो ये अग्र विकर्ण है इनका तो गुणा करो, गुणा करने पर क्या आएगा? a11 a22, ये आ गया, माइनस जो पश्चिम विकर्ण है उनका गुणा a21 और a12। आ गई बात समझ में? ये क्या होगा? ये इस सारणी का मान होगा, ये इस सारणी का मान है। ठीक है, उसके बाद में तृतीय क्रम की यदि बात करें, तृतीय क्रम का सारणिक, तो ये क्या होगा? तृतीय क्रम का वर्ग अवयव, और वो वर्ग अवयव क्या होगा? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये एक मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 क्रम की। तो इसके संगत जो सारणिक बनेगी, सारणिक a, या इसको क्या लिखे? डिटरमिनेंट्स a, या फिर इसको सारणिक a, इस प्रकार लिखते। और ये सारणी क्या बनेगी? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और ये सारणी, ये बन गई इसके साथ। ठीक है, अब इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सारणी के मान, भाई इसमें 3 ही तो पंक्तियां हैं और 3 ही इसमें स्तंभ है,
तो हम पंक्तियों के अनुदिश भी निकाल सकते हैं, तीनों पंक्तियों के अनुदिश और तीनों स्तंभों के अनुदिश भी इनका मान निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो हम पहली पंक्ति के अनुदिश मान निकाल रहे हैं। पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, A11, A12, A13 ये अवयव आ रहे हैं। तो A11 अब ये कौन सी तो पंक्ति में आ रहा है और कौन से स्तंभ में आ रहा है उसका तो दमन कर दो, जैसे उनको तो छोड़ दो, ये छोड़ दिया, बच गया क्या, बच गया A22, A23, A32, A33 ये बच गया। ठीक है, अब जो इनके आगे चिन्ह लगता है वो किस प्रकार लगेगा, यहां पर देखो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्याओं का योग कितना है। जैसे पंक्ति कौन सी है, ये पहली है, स्तंभ कौन सा है, ये दूसरा है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, विषम हो गए ना, विषम हो जाए तब तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और यदि इनका योग सम है तो चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। तो यहाँ पर 1 2 है, A12 तो A12 1 और 2 3 हो गए, विषम हो गए ना, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब A12 को तो छोड़ दो, इसके लिए ये तो पंक्ति छूट गई और स्तंभ कौन सा छूट गया, ये शेष जो अवयव बच गए A21, A31 और A23, A33 ये बच गए। ठीक है, फिर पहली पंक्ति के अनुदिश तो कर रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं। अब ये अवयव लेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितने हो गए, 4 हो गए, 1 और 3 4 हो गए, 4 सम संख्या है, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, A13। अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, जिस पंक्ति में ये अवयव आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ में ये अवयव आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी ऐसे कैसे लिख दो, A21, A22, A31, A32 या ये जो द्वितीय क्रम का मान आपने ये निकाला ये भी ऐसे ही निकला है दमन करने से। जैसे A11 है, A11 1 और 1 2 हो गए, कैसा है, सम संख्या है, चिन्ह प्लस का हो गया। अब इसको और इसको दमन करने पर क्या बचेगा, A22 यही तो बचेगा। अब दूसरा अवयव है, तो दूसरे अवयव में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और ये क्या आ गया, A12, और जब इसको और इसको छोड़ेंगे तो अवयव क्या बचेगा, A21 ये बच गए। अब ये आ गया A11 और ये क्या है, ये एक क्रम की सारणिक है और इसका मान क्या होगा, यही होगा A22। ऐसे ही माइनस A12 और ये क्या है, A21, यही तो मान था इसका। बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार इनके मान निकालिए। अब यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, ये द्वितीय क्रम की जो सारणिक है वो प्राप्त हो गई, और द्वितीय क्रम की सारणी का मान इस प्रकार से निकालते हैं तो इनका मान हम निकाल सकते हैं। तो इसका मान क्या निकलेगा, A11, A22, A33 माइनस A32, A23 ये हो गया इसका विकर्ण का गुणा माइनस इस विकर्ण का गुणा, माइनस A12 और इनका गुणा करेंगे A21, A33 माइनस A31, A23 ये हो गया, प्लस A13 और ये गुणा करने पर A21, A32 माइनस A31, A2। आ गई बात समझ में। ये क्या हो गया, ये तृतीय क्रम की जो सारणिक है उसका मान निकल गया। आ गई बात समझ में। तो ये जितने भी ये मैट्रिक्स दी हुई हैं, ये मैट्रिक्स कैसी हैं, वर्ग मैट्रिक्स हैं, वर्ग आव्यूह है। इनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, और इन वर्ग आव्यूह के संगत जो संख्या का अस्तित्व है, ये संख्यात्मक मान है, इसको जब हल करेंगे तो एक संख्या आएगी, संख्यात्मक मान है ये। तो इनके संगत जो ये संख्यात्मक मान है, यही क्या है, सारणिक है। ये सारणी से तो निकले हैं ये संख्यात्मक मान, इस सारणी को हल करने पर ही तो आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर हुआ, आव्यूह में और सारणिक में अंतर क्या हुआ। आव्यूह जो होता है ना, वो तो किसी भी क्रम में हो सकता है,
किसी भी क्रम का हो सकता है, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, किसी भी क्रम का हो सकता है। लेकिन जो सारणिक है ना वो केवल वर्ग आव्यूह से ही संबंधित होगी, केवल वर्ग आव्यूह से ही सारणिक का निर्माण होगा। बात समझ में आ गई? मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी। ठीक है। नंबर 2, आव्यूह जो होता है उसका संख्यात्मक मान नहीं होता, संख्यात्मक मान नहीं होता। और जो सारणिक है उसका क्या निकल रहा है, ये संख्यात्मक मान ही तो है, तो सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। ठीक है। नंबर 3, यदि कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो हमने पढ़ा था वो उस आव्यूह का क्या बन जाएगा, परिवर्त आव्यूह बन जाएगा ना, ट्रांसपोज बन जाएगा, वो ट्रांसपोज उसका परिवर्त आव्यूह बन जाएगा। कब? जब पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में बदल दें। तो इससे क्या होता है, आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों के कर्म विनिमय से, क्रम को बदलने से, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से क्या होता है, नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ठीक है। और यहां पर क्या होगा, सारणिक में जब हम पंक्तियों को और स्तंभों को यदि हम बदल दें, स्तंभों को बदलें तो इसके संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। बात समझ में आ गई? आव्यूह क्या होता है, सारणिक क्या होता है? सारणिक एक तरह से वर्ग आव्यूह का रूपांतरण ही है, ये समझ लो आप। भाई जो सारणिक होती है वो क्या है, जो वर्ग आव्यूह है ना उसका रूपांतरण है एक तरह से। और किस प्रकार निरूपित करते हैं, एक क्रम, 2 क्रम और तृतीय क्रम के जो सारणिक है उनके मान कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ गई ना? सारणिक में आव्यूह में अंतर क्या है, आव्यूह जो होता है वो किसी भी क्रम का हो सकता है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह से बनता है, आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। आव्यूह में यदि हम पंक्तियों स्तंभों को बदल दें तो एक नया ही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, या ये कहें कि उसका परिवर्तन आव्यूह प्राप्त हो जाता है, उसका ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को बदल दें तो उसके संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद में है ये जो सारणिक है इसकी उपसारणिक क्या होंगी और इसके सहखंड क्या होंगे। अब आगे है सारणिक के उपसारणिक और सहखंड। एक जो सारणिक होती है उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। जैसे मान लो हम एक सारणिक ले रहे हैं, सारणिक ए बराबर 2 3 4 5, ये इसके अवयव। ठीक है, सारणिक है ये। अब इसके यदि उप सारणिक की बात करें तो जिस अवयव की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये 2 है तो ये 2 कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 है, इसका उप सारणिक क्या होगा, उप सारणिक। जिस अवयव की उप सारणिक निकाल रहे हो वो अवयव कौन सी पंक्ति में आ रहा है और कौन से स्तंभ में आ रहा है उनको तो छोड़ दो, और जो अवयव शेष बच गए वो उसके उप सारणिक है। जैसे 2 पहली पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इस पंक्ति को भी छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, बच गया क्या, 5 बच गया ना। ये इस 2 का क्या है, उप सारणिक है।
बात समझ में आ गई। जैसे 4 की बात करें, 4 का उप सारणिक, तो 4 का उप सारणिक क्या होगा? 4 कौन सी पंक्ति में आ रहा है? पहली में। और कौन सा स्तंभ है? पहला है। तो इसको छोड़ देने पर क्या बचेगा? केवल 3 बचेगा। ये उप सारणिक हो 3। इसके मान की बात करें, इसका मान क्या होगा? 5 और इसका मान क्या होगा? 3। ठीक है। इसी प्रकार 3 का उप सारणिक क्या होगा? 3 का उप सारणिक, और 3 का उप सारणिक क्या होगा? दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, बचेगा क्या? केवल 4। तो इसका उप सारणिक ये हो गया। इसी प्रकार 5 है, 5 का उप सारणिक क्या होगा? उप सारणिक क्या होगा? तो 5 दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो अवयव क्या बचेगा? 2 बच गया, तो इसका उप सारणिक बन गया। बात समझ में आ गई? उप सारणिक समझ में आ गई। फिर बाद में है सहखंड। क्या होगा? क्या है? सहखंड। भाई ये जो भी अवयव है ए आई जे, आई जे का मतलब है, ए आई जे का मतलब क्या हुआ? आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ का अवयव है। तो इसके जो उप सारणिक है ए आई जे, यानी आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ के जो उप सारणिक है, उनमें यदि हम चिन्हों को और निर्धारित कर दें तो उससे क्या प्राप्त हो जाएंगे? सहखंड प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ये 2 है, 2 कौन सा अवयव था? A11, ये अवयव था ना 2। तो इसमें -1 की घात i प्लस जे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये बन गया, शेष इसका उप सारणिक, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर -1 की घात क्या आ गई? 2 सम संख्या आ गई, प्लस का हो जाएगा और +5 इसका सेकंड हो गए। बात समझ में आ गई ना? जैसे 4 का उप सारणिक ये था। अब 4 के सेकंड की बात करें तो 4 कौन सा अवयव है? A12 अवयव है। A12 है ना, तो इसका जो सहखंड बनेगा, इसका सहखंड किसका? A12। A12 क्या है? 4। A12 बराबर 4 का सहखंड जो बनेगा वो 1 की घात क्या बनेगी? 1 प्लस 2 और उपसारणिक किसकी? 4 की। और 4 की उपसारणिक कितनी है? ये है 3। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर देखो -1 की घात क्या आ गई? 3। विषम संख्या आ गई ना, तो चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, और ये आ गया -3 और इसका मान क्या बन गया? -3 बन गया। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे 3 है, 3 ये अवयव है, और ये अवयव कौन सा है भाई? A21 है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। कितना अवयव है? 3। तो इसका सहखंड क्या बनेगा? का सहखंड बराबर होगा -1 की घात 2 प्लस 1 और 3 का उपसारणिक। क्या है 3 का उपसारणिक? 4। और ये क्या आएगा? -1 की घात 2 प्लस 1, 3 विषम है तो माइनस, और ये 4, और इसका मान कितना हो गया? -4। इसी प्रकार 5 है, तो 5 क्या है? A22 बराबर 5 का सहखंड क्या बनेगा? -1 की घात 2 प्लस 2 और इसका उपसारणिक कितना है? 2। -1 की घात 4 प्लस हो गया और ये 2 बच गया। इस उपसारणिक का मान कितना आ गया? 2। तो ये जो 5 है इसका सहखंड ये प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई ना? मतलब जिस अवयव का उपसारणिक है ना वो तो आ ही जाएगा, साथ में -1 की घात i प्लस जे से इसके चिन्ह का निर्धारण भी होगा। वो क्या बन जाएगा? सहखंड बन जाएगा। मतलब चिन्ह का जब निर्धारण कर दें तो क्या बन जाएगा? सहखंड बन जाएगा। और यदि चिन्ह नहीं है, डायरेक्ट हम किसी अवयव के में जिस पंक्ति के अनुदिश या स्तंभ के अनुदिश वो अवयव आ रहा है उसका दमन करने पर जो शेष बच गया वो तो क्या कहलाएगा? उपसारणिक कहलाएगा। और यदि इस उपसारणिकों में चिन्हों का प्रयोग और कर दे, -a की पावर i प्लस जे से चिन्हों का निर्धारण और कर दे, तो इन उपसारणिकों से ही क्या प्राप्त हो जाएगा? सहखंड प्राप्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में? सहखंड जो होते हैं उनको F इससे व्यक्त करेंगे, ठीक है। और जो उपसारणिक होंगे उसको कैपिटल A इस प्रकार व्यक्त करेंगे। आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये जहां पर आएगा इसका मतलब हम समझेंगे ये उसका उपसारणिक है, और F इस रूप में जहां पर आएगा उसको क्या समझेंगे? हम सहखंड समझेंगे। आ गई बात समझ में?
तो सारणिक क्या होता है, उसका क्रम क्या होता है, सहखंड क्या है, उपसारणिक क्या है। एक 3 गुणा 3 क्रम का और लेते हैं, उसके निकालेंगे उपसारणिक और सहखंड। ये तो था द्वितीय क्रम का। अब आगे है, जैसे मान लो तृतीय क्रम का कोई सारणिक है, सारणिक ए है तृतीय क्रम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सारणिक है, ठीक है। अब इसमें किसी भी एक पंक्ति के अनुदिश या किसी भी स्तंभ के अनुदिश, कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति है, तीनों पंक्तियों के अनुदिश, तीनों स्तंभों के अनुदिश हम इनके उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अवयव का हम उपसारणिक निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उनके उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो जैसे दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है, 2 5 और 8, ये ना, इनके उपसारणिक निकालो। तो पहले जैसे 2 का उपसारणिक निकाले, 2 का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, ये 2 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छोड़ दो, और ये 2 जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दो। तो पंक्ति तो दूसरी है, स्तंभ पहला है, बच गया है क्या भाई, 4 6 7 9, ये बच गया है ना। और इसका मान क्या होगा, 9 चौक ये 36 माइनस 7 6 42, कितने बच गए, 6 बच गए माइनस, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये 5 है, तो 5 का उपसारणिक क्या होगा, 5 का उपसारणिक, और 5 का उपसारणिक क्या होगा, 5 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, दूसरी में, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, छोड़ दो तो इनको बच गए क्या, 1 7 3 और 9, 1 7 3 9, ये बच गया। और अगर इसके मान की बात करें तो क्या आएगा, 9 माइनस 7 21, ये आ गया, कितने बच गए, 12 बच गए, किसके, माइनस के। आ गई बात समझ में। फिर जैसे 8 है, 8 का उपसारणिक क्या होगा, 8 का उपसारणिक, 8 का उपसारणिक क्या होगा, ये तो पंक्ति छूट जाएगी दूसरी, स्तंभ कौन सा छूट जाएगा, तीसरा, अवयव क्या बचेगा, 1 4 3 6, ये बच गया। और इसका मान कितना होगा, 6 माइनस 3 चौक 12 माइनस के 6। बात समझ में आ गई ना, ये उपसारणिक है। तो किसी भी अवयव के हम उपसारणिक निकाल सकते हैं, उस अवयव में कौन सी पंक्ति में आ रहा है, कौन से स्तंभ में आ रहा है, उसका दमन कर दो, शेष जो अवयव बच गई उससे उसका उपसारणिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सहखंडों की बात कर रहे हैं, तो सहखंड में क्या बताया था कि जो ये उपसारणिक है ना, इनमें एक चिन्ह का निर्धारण और करते हैं, उससे क्या बन जाते हैं, सहखंड बन जाते हैं। जैसे ये 2 ही है, 2 देखो कौन सा अवयव है, ये अवयव है, तो ये अवयव दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, इसका मतलब 1 to 1 है ये 2, ठीक है। और जब इसके सहखंड की बात करेंगे का सहखंड, तो क्या होगा, -1 की घात i प्लस j, मतलब पंक्ति प्लस स्तंभ, और इसका उपसारणिक क्या है, 4 6 7 9, ये हो गया। 2 और 1 3 विषम है, इसलिए ये चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और सारणिक बच गया इसका 4 6 7 9। इसका मान निकाल सकते हैं, कितना आया था, -6, और एक माइनस पहले से है, तो इसका मान तो हो गया -6, और ये माइनस पहले से है जो इसके निर्धारण से आया है, और इसका मान कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 5 कौन सा अवयव है भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2 2, ये अवयव है ना, और ये अवयव कितना है, 5, तो इसका सहखंड क्या बनेगा, इसका सहखंड बनेगा -1 की घात पंक्ति प्लस स्तंभ, ये लग जाएगा, और साथ में इसका उपसारणिक 1 3 7 9, ये हो गया। अब -1 की घात कितनी हो गई, 2 और 2 4 हो गई, सम हो गया ना, सम हो गया तो प्लस का ही रहेगा ही, और इसका मान ये रहेगा -12। आ गई बात समझ में। अब इस अवयव की बात करें 8, तो कौन सा अवयव है ये अवयव है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये 8 है, इसका सहखंड
तो क्या करेंगे, -1 की घात 2 + 3 पंक्ति प्लस स्तंभ और इसका उपसारणी कितना है 1 3 4 6, ये हो गया। अब -1 की पावर कितनी है, विषम संख्या बन रही है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह, और इसका मान कितना निकलेगा -6, तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये तृतीय क्रम के जितने भी ये अवयव हैं उन सभी के हम उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, उपसारणिक में केवल इतना ही करना है कि उपसारणिक जिस अवयव का आप निकाल रहे हैं वो कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, उसके दमन करने से जो शेष बचता है वो उसका उपसारणिक बचता है। और सहखंड में क्या करते हैं, सहखंड में जो उपसारणिक होता है उसका ये मानो आप कि उसका चिन्ह और निर्धारण करते हैं। और चिन्ह कैसे निर्धारण करते हैं, -1 की पावर i + j से चिन्ह निर्धारण करते हैं। अब i और j क्या है, क्रमशः पंक्ति और स्तंभों की संख्या है। यदि ये विषम है तब तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और यदि इनका योग सम आता है तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो कर सकते हो ये उपसारणिक सहखंड। सारणिक क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका क्रम क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होता है। उपसारणिक को ही लघु सारणिक कहते हैं। जो उपसारणिक होती है उसी का नाम क्या है, लघु सारणिक। आ गई बात समझ में।